Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely a message from Margla Dialogue. जो मार्गला डायलॉग का मैसेज है उस हवाले से बात की जा रही है। सबसे पहले जो मार्गला डायलॉग है वो बेसिकली क्या है ये हम देख लेते हैं। मार्गला डायलॉग जो है वो 2019 से स्टार्ट हुआ था, इमर्ज हुआ था। ये एक प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म था डिस्कस करने के लिए। इसके ऊपर डिस्कशन होती थी, ग्लोबल सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशन करते हैं, ये डेवलपमेंट के हवाले से, क्लाइमेट हो गया, इकोनॉमी हो गई और इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई, या कोई कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो सब इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। और फर्दर इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसमें जो राइटर हैं वो बताएंगे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रही है, जो एज ऑफ सोशल मीडिया है, उसके हवाले से इसमें डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली और बताएंगे कि किस तरह से नैरेटिव्स और आइडियाज की एक बैटल सी चल पड़ी है दुनिया के अंदर, और किस तरह से ग्लोबल वॉइसेस उठाई जा रही हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और फर्दर इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इंटरनेशनल लॉ इसके हवाले से क्या क्या काम कर रहा है, और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स किस तरह से देखने को मिल रहा है, किस तरह से यूएस उभर कर सामने आ रहा है और उसके जो बरक्स जो है वो चाइना जो है वो उसको राइवल के तौर पर उसका नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। साथ ही साथ हमें इसके अंदर और मजीद जो देखने को पॉइंट्स मिलेंगे वो रीजनल और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से चल रहा है। मजीद मीडिया और सोसाइटी जो है वो टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर अपना क्या क्या किरदार अदा कर रही है वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो गुमनामी है या जो अकाउंटेबिलिटी है सोशल मीडिया की, किस तरह से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड कर रहा है, ये सब जो है हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आ रही है वो है मार्गला डायलॉग ही की। जैसे कि हमने देख लिया मार्गला डायलॉग क्या है, ये एक फोरम है, कॉन्फ्रेंस है जो डिस्कस करता है सिक्योरिटी डेवलपमेंट इश्यूज के हवाले से। ठीक है, और रेफर किया जा रहा है मार्गला मार्गला हिल्स में। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर ही ये डायलॉग होते आए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल का मतलब साइड बाय साइड। ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी चीज का चलना, साइड बाय साइड चलना। थर्ड वन हमारे पास है अनकवर ट्रूथ इन अ कैरापेस ऑफ लाइज। इसका मतलब ये होता है कि झूठ के चोगे के अंदर छुपा हुआ जो हिडन ट्रूथ है उसको बाहर निकालना, अनकवर करना। नेक्स्ट हमारे पास डिसिमिनेशन आ जाता है। डिसिमिनेशन का मतलब होता है फैलाव का एक एक्ट। ठीक है, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को इर्द गिर्द फैला रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास रेड हेरिंग आ जाती है। रेड हेरिंग का मतलब होता है मिसलीडिंग क्लूज, यानी कि आप गलत क्लूज को फैला रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास सॉब्रिक्यूट्स आ जाता है। सॉब्रिक्यूट्स निकनेम्स को कहते हैं या टाइटल्स को कहते हैं जो बेसिकली किसी को भी करेक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशियस आता है। स्पेशियस का मतलब सुपरफिशियली प्लॉजिबल होता है, यानी कि ऊपर ऊपर से तो बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि ये सच है, लेकिन हकीकत में वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेंडेंचुअस आता है। टेंडेंचुअस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, और बायस होकर। ठीक है, कैकोफोनी आता है। कैकोफोनी से मुराद एक बुरी आवाज होती है, एक हार्श किस्म का साउंड होता है। प्राइम टाइम मीडिया स्पेस से मुराद बहुत ही पॉपुलर या ज्यादा देखे जाने वाला वॉच टाइम जो ज्यादा लेता है टेलीविजन पर या किसी और मीडिया पर, उसको हम प्राइम टाइम मीडिया स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रियलिटी चेक आता है। रियलिटी चेक से मुराद ये है कि हकीकत का जायजा लेना, अपनी खुद की असेसमेंट करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रियलिटी को छानना। नेक्स्ट हमारे पास एक्लेक्टिक मिक्स आता है। एक्लेक्टिक मिक्स का मतलब होता है मुतनव्वो किस्म का कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजों का आपस में मिलाप होना। नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड्स बार्ड का मतलब है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, लिमिटेशंस ना हो। आर्बिटर है। आर्बिटर सालसी को कहते हैं जो दो डिस्प्यूट के दरमियान जो है सालसी का किरदार अदा करके उस डिस्प्यूट को खत्म करवाता है। एफिलिएशन आता है। एफिलिएशन का मतलब एसोसिएशन या कनेक्ट होना किसी चीज से, ग्रुप से या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होना। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉक्सी वॉरफेयर है। प्रॉक्सी वॉरफेयर का मतलब इनडायरेक्ट वॉरफेयर होती है, यानी कि किसी को, एक को कंट्री को सपोर्ट करना और दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो वॉर को या किसी कॉन्फ्लिक्ट को, तनाजे को इंस्टिगेट करना। नेक्स्ट हमारे पास डी एस्केलेशन आता है। डी एस्केलेशन का मतलब रिडक्शन करना होता है, कमी का वाकया होना होता है। सॉफ्ट आ जाता है। सॉफ्ट का मतलब चार्मिंग या बहुत नफीस किस्म की चीज को हम सॉफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्चल्स हील आता है। इसका जो है एचएलएस हील्स का मतलब होता है हमारे पास वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि वीकनेस, बहुत ही कमजोर तरीन हिस्सा। ठीक है, पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटी का मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी को कह रहे हैं यहाँ पर। ट्रेमल्ड आ जाता है। अनट्रेमल्ड का मतलब जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। उसके अलावा बेलफोर्ड सेंटर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, ठीक है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही जिक्र किया
जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर कि उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से मुराद कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं, चैलेंजेस को कहा जा रहा है, ठीक है, जिसकी साख्त में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। करंट अकाउंट डेफिसिट से मुराद डिफरेंसेस हैं, यानी कंट्री की जितनी सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनएफसी आ जाता है। एनएफसी की फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंस कमीशन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से बात करती है। उसके बाद एलीट कैप्चर आता है। एलीट कैप्चर से मुराद यही कि एलीट तबके का जो है वो प्रिविलेज ग्रुप का यानी हावी हुआ हुआ होना सोसाइटी पर। मोनोपोलाइजेशन है। नेक्स्ट इसका मतलब होता है कंट्रोल होना सप्लाई पर ट्रेड के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंकोमिटेंट आता है। कंकोमिटेंट से मुराद ये नेचुरली एसोसिएटेड या अकम्पनाइंग। टायरनी आ जाता है। टायरनी का मतलब तशद्दुद होता है। वॉल्टन वॉल्टन चैंग आ जाता है। वॉल्टन चैंग का मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का, एक जामिया किस्म का एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया के बारे में जायजा लेता है, ठीक है। उसके बाद लाइबल लॉज आ जाते हैं। लाइबल लॉज जो हैं वो रिटन फॉर्म में भी होते हैं, प्रिंटेड में भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी है। जुडिशरी का मतलब ये कोर्ट का सिस्टम होता है जो कि इंसाफ फराहम करता है। इररिस्पॉन्सिबल पोजेज आते हैं। रिस्पॉन्सिबल पोजेज यानी कि गैर जिम्मेदार रवैया का शो करना, ठीक है। वांट्स वर्सेस नीड से मुराद ख्वाहिशात के बरक्स कौन सी चीज, नीड्स यानी जरूरियात, ठीक है। और यहाँ पर वही टर्म वॉल्टन चेंग जो है दोबारा से रिपीट हुई है। इसका मतलब भी यही है कि कॉन्सेप्ट या व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये थे कुछ इसकी टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नथिंग इलस्ट्रेट्स पावर ऑफ नैरेटिव लाइक द गजा वॉर वेयर द ऑपरेसर्स वेरिएंट गेट्स द प्राइम टाइम मीडिया स्पेस, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो पावर नैरेटिव की वो उसको इलस्ट्रेट नहीं कर सकती गजा वार को, जैसे कि ऑपरेसर वेरिएंट हम देख सकते हैं कि प्राइम टाइम मीडिया स्पेस उसने ली हुई है, मीडिया पर ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैलाई जा रही है। मार्गला डायलॉग हैज इमर्ज्ड एज द प्रीमियर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट डायलॉग इन द कंट्री एवर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2019। 2019 से लेकर ये जो है मार्गला डायलॉग जो है इमर्ज्ड होकर आए हैं, जो कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर बात करते हैं। वी लिव इन द एज ऑफ सोशल मीडिया वेयर लाइज एंड ट्रूथ्स compete फॉर अटेंशन चीक बाय जाउल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अनकवर ट्रूथ इन कैरापेस ऑफ लाइज, ठीक है। ये एज जो है सोशल मीडिया की, उसमें हमें ट्रूथ और लाइज दोनों ही साथ में compete करते हुए नजर आते हैं, साइड बाय साइड चल रहे होते हैं और अनकवर करने के लिए बहुत जरूरी है। लाइज के यानी कि झूठ के चौके के अंदर छुपे हुए सच को तलाश करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। In the present age, where communication technology and artificial intelligence have made dissemination of lies, half-truths, and red herring very convenient, the battle of narratives and ideas can only be won through a better idea. ठीक है, प्रेजेंट एज के अंदर देखें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एज चल रही है, इसके अंदर रेड हेयरिंग करना या हाफ ट्रूथ्स यानी सच्चाई को छुपा लेना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है, आसान हो चुका है। और बैटल भी चल पड़ी है हमारे पास आइडियाज और नेरेटिव्स बनाने की। ट्रूथ इन अ वॉर टाइम, अगर सच्चाई को देखें वॉर टाइम में, एज मेंशन्ड बाय चर्चिल, जैसे कि चर्चिल ने मेंशन किया, इज सो प्रीशियस, ये बहुत ज्यादा कीमती होता है, दैट इट हैज टू बी गार्डेड बाय अ बॉडी गार्ड ऑफ लाइज, क्योंकि इसको गार्ड करना है, हमने महफूज करना है झूठ के मुहाफिज से। सोब्रिक्वेट्स लाइक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस आर यूज्ड टू एनोबल दोस स्पेशियस narratives and tendentious commentaries, but the fact remains that the truth lies buried somewhere in that cacophony of propaganda promoting home truths, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के हवाले से वो बता रहे हैं कि कुछ स्पेशियस नैरेटिव्स भी हैं, कमेंट्रीज भी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो ट्रुथ है ना वो लाइक किया हुआ होता है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, और प्रोपेगेंडा करके उसको जो है वो झूठ को जो है फैला दिया जाता है और सच्चाई को छुपा लिया जाता है। Nothing illustrates the power of narrative like the Gaza war, where the oppressors variant gets the prime time media space despite the facts crying out aloud for a reality check. इसकी बजाय कि reality check की जाए यानी हकीकत की तलाश की जाए, तो उसमें कोई भी पावर, इसमें नैरेटिव उस तरह से हमें नजर नहीं आता गजा वार के अंदर जिसमें ऑपरेसर की आवाज को हकीकत में जो है वो दिखाया जा सके। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान देयरफॉर कैन ओनली बी हर्ड इफ दे इनिशिएट एंड स्प्रेड देयर ओन डायलॉग्स। तो ये जो आवाज है ग्लोबल साउथ की या फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की, तो वो तब ही सुनी जा सकती हैं जब इनिशिएट किया जाएगा, वहां पे वो अपने खुद के डायलॉग्स के थ्रू अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। फोर्थ इटरेशन ऑफ मार्गला डायलॉग दैट वाज हेल्ड फ्रॉम 15 to 16th November at Islamabad, organized by Islamabad Policy Research Institute, showcased an eclectic mix of security, development, climate, economy, international relations experts who regaled the audience with their no holds barred discussions on emerging global security environment. तो जो चौथी इटरेशन मार्गला डायलॉग हुई है जो कि हेल्ड हुई थी 15 to 16 नवंबर इस्लामाबाद में, ठीक है, इस हवाले से उन्होंने शोकेस किया जिसमें सिक्योरिटी की बात की गई, डेवलपमेंट की, क्लाइमेट की, इकोनॉमी की, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट ऑडियंस को जो है वो उनके टेंशन को डाइवर्ट करवाया, अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया।
ठीक है, और इमर्जिंग जो ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बना हुआ है उसके ऊपर भी इसके ऊपर डिस्कशन की गई। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देखने को मिले, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस और चाइना जो है वो दो पावर्स के तौर पर हमें दुनिया में नजर आती हैं। एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मीडिया एंड सिक्योरिटी, और मजीद जो है इम्पैक्ट्स जो है टेक्नोलॉजी के सोशल मीडिया और सोसाइटी के ऊपर वो भी इसमें डिस्कस किए गए। द डायलॉग इंक्लूड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज द सेंटर पीसेस ऑफ डिस्कशन अलोंग विद इंटरनेशनल लॉ एज द आर्बिटर ऑफ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि इंटरनेशनल लॉ एक सालसी है, होता है दो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के तौर पर, ये भी इसमें शामिल था, और साथ ही साथ डायलॉग में इंक्लूड किया गया इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी सेंटर पीस के तौर पर डिस्कशन की। इन द फर्स्ट सेशन ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड द इमर्जिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल सिक्योरिटी इन डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल एज ग्लोबल साउथ। फर्स्ट सेशन में ग्लोबल एनवायरनमेंट की, जिनके अंदर इमर्जिंग हमें ग्लोबल कंपटीशन नजर आता है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट किस तरह से रीजनल सिक्योरिटी पे भी पड़ते हैं और डेवलप्ड होते हैं किस तरह से वर्ल्ड पर, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ पर। यूएस स्कॉलर्स लाइक डैन मार्के फ्रॉम यूएसआईपी हाईलाइटेड द पैरल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यू टू देयर एफिलिएशन विद द कंपीटिंग सिक्योरिटी अलायंसेस लेड बाय चाइना एंड द यूएस। यूएस के स्कॉलर जो कि डैन मार्के हैं, उन्होंने हाईलाइट किया खतरात को, जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि वो एफिलिएट करते हैं दोनों ही यूएस और चाइना के साथ अलायंसेस बनाए हुए हैं उन्होंने। Pakistan and India, being nuclear armed countries, need their own assessment of their threat spectrum, minimizing the possibilities of two front war against India। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर जो है आर्म्ड कंट्रीज हैं, दोनों को असेसमेंट की जरूरत है कि मिनिमाइज करें पॉसिबिलिटीज को टू फ्रंट वॉर को अगेंस्ट इंडिया। और साथ ही पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के जो कंसर्न है उसको भी देखें हम रिगार्डिंग इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन थ्रू प्रॉक्सी वॉरफेयर। तो प्रॉक्सी वॉरफेयर से पाकिस्तान ने अपने कंसर्न में उसको अपने आप को खुद को भी महफूज रखना है। The message from Chinese and Russian speakers was of lowering the temperature in Ukraine and Gaza। और जो मैसेज था चाइना और रशिया के स्पीकर्स का, वो यही था कि टेम्परेचर को जो है वो लो किया जाए यूक्रेन और गजा के अंदर। फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर मिस रोबिन राफेल, हु इज presently affiliated with CSIS, advised the US to reinvest in multilateral peacemaking efforts in the Middle East and other regions। तो उन्होंने, जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं, फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर, उन्होंने भी यूएस को यही जो है वो एडवाइस किया कि वो री इन्वेस्ट करे, दोबारा से इन्वेस्ट करे मल्टीलेटरल पीस मेकिंग एफर्ट्स के अंदर, मिडल ईस्ट में भी और दूसरे रीजन्स के अंदर भी। बिसाइड्स कंटिन्यूइंग विद इट्स कोलैबोरेटेड डी एस्केलेशन पॉलिसी विद चाइना, इसकी बजाय कि वो कंटिन्यू करें डी एस्केलेशन पॉलिसी को चाइना के साथ। शी ऑल्सो exhorted the US to be more soft on diplomatic front so as not to set space to other global powers। तो उन्होंने मजीद ये भी कहा कि यूएस को जो है वो इस तरह से डिप्लोमेटिक फ्रंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि और ताकि जो है उसकी वजह से कोई और जो ग्लोबल पावर है वो इमर्ज ना हो सके। सेनेटर मुशद्दद हुसैन कोटेड अ बेल्फर सेंटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी बाय ग्राहम एलिसन टाइटल द ग्रेट टेक राइवलरी। ठीक है, मुशद्दद हुसैन ने जो कोट किया है ग्रेट टेक राइवलरी के हवाले से, जैसे कि चाइना वर्सेस यूएस, दैट highlighted the overtaking of the US by China in high tech sector। जैसे कि हाईलाइट यही किया कि खतरा क्या है, यही है कि चाइना ओवरटेक ना कर ले यूएस को टेक सेक्टर में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अ नॉन वेस्टर्न नेशन वाज चैलेंजिंग द हेजमनी ऑफ द वेस्ट लेड बाय द यूएस एंड दैट वाज टर्निंग द यूएस पैरानॉइड। तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री के अंदर के नॉन वेस्टर्न नेशन में से जो चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि हेजमनी को वेस्ट की जो है वो चैलेंज कर रहा है नॉन वेस्टर्न नेशन में से कोई। He also predicted that the future conflict between China and US would not be in the shape of wars but in the arenas of trade, economy and technology। उन्होंने साथ ये भी प्रिडिक्ट किया कि कॉन्फ्लिक्ट चाइना और यूएस के अंदर जो है वो वॉर की शेप में नहीं है, बल्कि ट्रेड, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की शेप में है। He also reviewed the US neglect in resolving some of the intractable conflicts like Palestine and Kashmir issues after the Cold War when the US power was at its peak। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज को भी दिखाया कि जो निग्लेक्शन थी यूएस की, जब यूएस पावर में था, उसकी पीक पर थी पावर कोल्ड वॉर के बाद, लेकिन उसने कश्मीर या फलस्तीन इश्यूज के हवाले से किसी किस्म की कोई रिजॉल्व उन इश्यूज को नहीं करवाया। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग रिजॉल्व दोज इश्यूज द प्रेफरेंसेस वाज गिवन टू एक्यूमुलेशन ऑफ मोर पावर। इनके बजाय कि वो इन चीजों को सॉल्व करवाते, रिजॉल्व करवाते मसले मसाइल को, बल्कि उनका जो ज्यादा प्रेफरेंसेस थे यूएस के, वो जमा करने में थे, किस चीज को, पावर को गेन करने में थे। द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन थॉट एंड इनएबिलिटी टू डाइवर्ज फ्रॉम द ऑफिशियली सैंक्शन ट्रूथ इन द यूएस आर इमर्जिंग टू
बी इट्स एचेल्स हिल। ठीक है, और जो मुतनव्वो थॉट में तनव्वो था, उसकी कमी थी, इनएबिलिटी थी, डाइवर्जेंस की भी ऑफिशियली सैंक्शन ट्रूथ, ठीक है, जो हम यूएस की तरफ से देख सकते हैं, और इमर्ज हुआ वो एचेल्स हिल के तौर पर। द सेशन ऑन रीजनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी फीचर्ड अ former prime minister and a former finance minister beside Pakistan special representative on Afghanistan and a former corps commander। तो सेशन के अंदर रीजनल इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से जो शामिल थे, फॉर्मर पीएम शामिल थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शामिल थे, उसके अलावा पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान की तरफ, और कॉप्स कमांडर भी फॉर्मर जो थे वो भी शामिल थे। फॉर्मर पीएम शाहिद खाकान अब्बासी opined that in Pakistan political Trump economy and hence without fixing politics इकोनॉमी कैन नॉट बी फिक्स। तो साथ ही साथ जो पीएम थे फॉर्मर शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिक्स पे बात की, इकोनॉमी पे बात की। उन्होंने बताया कि विदाउट फिक्सिंग पॉलिटिक्स जो है जो नहीं हो सकती, ठीक है, इकोनॉमी जो है फिक्स नहीं हो सकती। द कंट्री इन हिज ओपिनियन रिक्वायर्ड प्रिडिक्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एज नथिंग डिस incentivized investors from investing in Pakistan more than the unpredictability of the policies and political instability। कंट्री जो है उनके ओपिनियन के अंदर उसको रिक्वायर्ड है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह से डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, ठीक है, ताकि वो मजीद जो है वो बेहतर तरीके से पॉलिसी और स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। द कंट्री इन हिज ओपिनियन वुड बी बेस्ट सर्व थ्रू अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइडेड द सिस्टम वाज अलाउड टू वर्क अनट्रेमल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल टर्फ वॉर्स। ठीक है, तो कंट्री उनके ओपिनियन में उन्होंने कहा कि बेस्ट तरीके से सर्व पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही कर सकता है, जब तक कि उस सिस्टम को ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि उसके इंस्टीट्यूशनल जो टर्फ्स वॉर है उनसे वो मुल्क बाहर नहीं निकलता। जब तक वो नहीं निकलेगा, अलाउ नहीं करेगा, तो फिर इस तरीके से वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। Former Finance Minister Mufta Ismail was very candid in his presentation, in which he explained through graphs and data the structural problems that bedeviled the country's economy। और former Finance Minister Mufta Ismail जो थे वो भी अपनी presentation में बिल्कुल clear थे। उन्होंने proper तरीके से charts और graphs और data के through structural problems को highlight किया जो पाकिस्तान की economy की हैं। The budget deficit and the current account deficit were closely interlinked, and unless the country raised its revenues through tax reform, the economy would remain in doldrums। और उन्होंने मजीद ये भी बताया कि जो बजट डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो क्लोजली इंटरलिंक्ड है, और जब तक मुल्क जो है वो रेवेन्यूज को जनरेट नहीं करता, रेज नहीं करता टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए से इकोनॉमी के अंदर, तो तब तक जो इकोनॉमी है वो डूल ड्रम्स के अंदर ही रहेगी, जो है गर्दाब में ही रहेगी। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू हिम वर द टू मेन चैलेंजेस दैट फॉल्टरिंग इकोनॉमी वाज अनेबल टू एड्रेस। उन्होंने मज़ीद कहा कि पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उनके अकॉर्डिंग ये दो मेन चैलेंजेस हैं जो कि फॉल्टरिंग इकोनॉमी का जो है वो शिकार हैं, जिसकी वजह से अनेबल है वो एड्रेस करने से। द कंट्री नीडेड टू चेंज द एनएफसी बेस्ड सिस्टम एंड द प्रोविंसेस नीडेड टू बी मेड मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल फॉर रेजिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन रेवेन्यूज। तो कंट्री को जरूरत है एनएफसी बेस्ड सिस्टम की चेंज करने की, उसको जो प्रोविंस को भी जरूरत है कि मोर अकाउंटेबल किस्म के जवाब दे और जिम्मेदार किस्म की रेस करें, वो जो है बनाएं अपनी मैनेजमेंट को, मैनेज करें तमाम रेवेन्यूज को। एलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी वाज नीडेड टू बी एलिमिनेटेड। जो एलीट कैप्चर है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, उसको भी खात्मा उसका किया जाए, एंड दैट कुड ओनली बी डन इफ द टैक्सेशन सिस्टम एलिमिनेटेड सब्सिडीज। और ये तभी मुमकिन होगा जब टैक्सेशन सिस्टम में से एलिमिनेट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, सब्सिडीज को एग्जाम किया जाएगा, एग्जाम्शन की जाएगी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स में से। The discourse on media and society in an age of technology correctly diagnosed the monopolization of the information and concomitant and narratives by three big platforms as opposed to the diversity of opinions offered by mainstream electronic media। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से आपको बताया mainstream उनमें ऑफर्ड किए, उन्होंने डाइवर्सिटी दिखाई है, तीन बिग प्लेटफॉर्म्स दिखाए हैं, जो मोनोपोली हमें नजर आती है मीडिया और सोसाइटी में, जो एज ऑफ टेक्नोलॉजी में हमें मीडिया की। द शेपिंग ऑफ ओपिनियंस थ्रू डाटा सर्विलियंस ऑफ पर्सनल चॉइसेस ऑन सोशल मीडिया। जैसे कि ओपिनियन देखें तो डाटा सर्विलियंस जो है पर्सनल चॉइसेस की, वो सोशल मीडिया पर हमें शेप करते हुए नजर आती है। एंड टायरनी ऑफ एल्गोरिथम ड्रिवन एडिक्टिव पोस्ट वाज एप्टली डिस्क्राइब्ड। और जो टायरनी है एल्गोरिथम की भी, जो एडिक्टिव पोस्ट हैं जो कि मीडिया के थ्रू दिखाई जाती हैं, वो यहाँ पर हमें जो है वो सोसाइटी में डोमिनेंट होती नजर आती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज वाज द लिमिटेशन ऑफ द मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एड्रेसिंग द सोसाइटीज नीड एज अपोज टू द रेटिंग ड्रिवन वांट्स। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है सबसे ज्यादा लिमिटेशन का, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये दिखाया कि जो एड्रेस कर रही है सोसाइटी के अंदर नीड्स को, ठीक है, अपोज किसके है, वो रिटर्न जो ड्रिवन वांट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उसके अगेंस्ट में। द डिस्कोर्स डिड टच अपॉन द एनोनिमिटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड सिटीजन जर्नलिज्म
ब्रीफली, और ब्रीफली अगर हम देखें तो जो अनोनिमिटी है, गुमनामी है, या जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही की जो कमी है सोशल मीडिया की, वो हमें यहाँ नजर आती है, डिस्कोर्स में देखने को मिला हमें. बट अ मोर एक्सपेंसिव डिस्कशन may have yielded some workable options for mainstream media's reform to counter those challenges. तो इसकी more मजीद एक्सपेंसिव डिस्कशन है, ठीक है, जिसमें जो है वो वर्केबल ऑप्शंस हों मेन स्ट्रीम के लिए, मीडिया रिफॉर्म्स हों, ठीक है, इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए. पैमरा एंड मीडिया ऑनर डिस्कशन वाज हाईलाइटेड वेल. पैमरा और मीडिया ऑनर्स की डिस्कशन जो है हाईलाइटेड हुई थी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से. बट द इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट नीडेड मोर एम्पलीफिकेशन. ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस डिफिकल्टीज के अंदर जो है कोड ऑफ कंडक्ट की मजीद ज्यादा जरूरत है. परहैप्स इफेक्टिव लाइबल लॉज एंड जुडिशरी हेल्प माइट मॉडरेट सम ऑफ द एक्सेसेस ऑफ सोशल मीडिया. ठीक है, सोशल मीडिया की जो एक्सेसेस हैं उनको मॉडरेट तरीके से लेकर आया जा सकता है जुडिशरी के जरिए से, लाइबल लॉज के जरिए से, उनकी मदद से. फाइनली द पर्ल ऑफ हाई प्राइस दैट द डिस्कोर्स चेज्ड वाज, जो फाइनली जो पर्ल था हाई प्राइस का, जो वाकई डिस्कोर्स जिसके पीछे था, whether in this post truth age the media is shaping the society or the society is shaping the media. तो वो ये थी कि क्या जो सच है, सच की जो एज है, उसमें जो मीडिया है वो शेप कर रहा है सोसाइटी को, या सोसाइटी है वो मीडिया को शेप कर रही है. इफ लेटर was true, what the risk society's is irresponsible poses are, and if the former was true, what the responsibilities of media needed to be answered. अगर तो जो है वो जो लेटर वाला है, यानी कि जो सोसाइटी है वो शेप कर रही है मीडिया को, तो रिस्क किस तरह से है, सोसाइटी इररिस्पॉन्सिबल पोज हो रही है वहां पर, अपना गैर जिम्मेदार रवैया शो कर रही है. और अगर तो जो है वो मीडिया जो है वो सोसाइटी को शेप कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पर है, मीडिया के ऊपर है, जिसको जरूरत है जवाब देने की. ओवरऑल द डायलॉग कैप्चर्ड द डोमिनेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स. ओवरऑल जो है वो डोमिनेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स कैप्चर नजर आती है, एंड सिक्योरिटी, ठीक है, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी दोनों हमें नजर आती हैं डायलॉग के अंदर. वॉल्टन चैंगवेल, वॉल्टन चैंगवेल का मतलब ये होता है दुनिया का एक व्यू, एक पूरा का पूरा एक आइडिया कि किस तरह से दुनिया किस जानिब जा रही है, बिसाइड्स असेसिंग द फ्यूचर चैलेंजेस एंड देयर प्रपोज सोल्यूशन. तो इससे पहले कि हम फ्यूचर चैलेंजेस को देखें और उनके प्रपोज सोल्यूशंस पेश करें, तो हमें इस तरफ इस रुख देखना होगा कि दुनिया का आइडिया इस वक्त क्या है, किस रुख में दुनिया जा रही है, उसको एनालाइज हम करेंगे, तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स किस तरह से हैं, और हमें उसको जो है वो किस तरफ जो है वो ठीक करने की जरूरत है. तो ये था एनालिसिस इसका. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.